मैं उसके बेहोश जिस्म को अपनी बाहों में समेट लेता हूँ, अपने सीने से लगाकर, इसे हमेशा के लिए खोना न पड़े इस डर में। उसकी लाचार बॉडी को अपनी बाहों में उठाते ही मैं तुरंत बेसमेंट से बाहर अपनी कार की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन बीच रास्ते में अचानक रुक जाता हूँ। उसे डंगन में ले जाओ, मैं वहां मिलूंगा। मैंने डेनिस की तरफ देखा और हुक्म दिया, जिसे वो सिर हिलाते हुए उस कमीने की तरफ बढ़ गया जो लिया के इस हाल के लिए जिम्मेदार था। मैं जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ता हूँ, पीछे की सीट का दरवाज़ा खोलता हूँ और उसकी बेहोश बॉडी को ध्यान से वहां रखकर दरवाज़ा बंद करता हूँ। फिर ड्राइवर की सीट की तरफ जाता हूँ, सीट पर बैठते ही सीट बेल्ट बांधता हूँ और कार स्टार्ट करके मैंशन की तरफ तेज चलने लगता हूँ, जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है। सब कुछ जो पिछले आधे घंटे में हुआ उसके बाद एड्रेनलिन मेरे खून में भर चुका है। जब उसका टेक्स्ट आया और फिर एनवेलप में मैसेज मिला, एक पल के लिए दिल धड़कना बंद हो गया, सोचकर कि कितनी गलत चीजें हो सकती थीं। मैं तुरंत बिल्डिंग में दौड़ पड़ा और जब मैं पेंटहाउस पहुंचा तो जो मंजर देखा उसने मुझे हिला दिया। सब कुछ बिखर गया था, दरवाज़ा खुला था लेकिन कोई वहां नहीं था। एक पेपर स्प्रे की बोतल ज़मीन पर पड़ी थी और एक अजीब सी खुशबू हवा में थी। मैंने अपने हाथ से चेहरा ढका और अपने बालों में उंगलियां फेरी। दिल में डर था कि उसके साथ क्या हो सकता था और वो अब कहाँ हो सकती है। अचानक कुछ याद आया, मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसकी लोकेशन चेक की। वही बिल्डिंग में थी। जब मैं लोकेशन पर पहुंचा, उसका कांपता हुआ जिस्म और एक लंबा आदमी उसकी तरफ बढ़ता देखा। मेरा खून खौल उठा और मैं उनकी तरफ तेज कदम बढ़ा। क्या तुम भागने से थक गए हो या थोड़ा और मुझे आजमाना चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने सोचा भी, तो भी तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, स्वीटहार्ट। मैं तुम्हें अभी इसी ज़मीन पर चढ़ा दूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मैंने एक लोहे की रॉड उठाई और उस गंदे आदमी के सिर पर जोर से मारी, इससे पहले कि वो उस पर हाथ भी रख पाता। वो ज़मीन पर गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं मरा। मैंने सुनिश्चित किया कि उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। मेरे आदमी जल्दी से बेसमेंट में आ गए। मैंने अपनी नज़रें उस पर डाली, वो मुझे डर, उम्मीद और सुकून भरी निगाहों से देख रही थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो मेरी बाहों में आ गई और बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी की हालत में उसे अपनी बाहों में थामने के बाद एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उसे बाहर ले गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसकर बढ़ते जा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसका सोचकर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, ये सोचकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा। जितना मुझे बुरा लगता है, मुझे पता है कि पेंट हाउस में कुछ हुआ है। मैंने अपने आदमियों को कह दिया है कि पूरे शहर को क्लियर कर दें और मैंशन तक मेरे रास्ते में कोई गाड़ी न हो, ताकि मुझे ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव करने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन मैं अब भी कोशिश करता हूँ कि स्पीड इतनी रखूँ कि उसे चोट न लगे और मैंशन तक जल्दी भी पहुँच जाऊँ। लगभग 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद मैं आखिरकार मैंशन पहुँचता हूँ। कार को बाहर पार्क करके अपनी सीट से उतरता हूँ और बैक सीट का दरवाज़ा खोलता हूँ उसे उठाने के लिए। मैं उसे अपनी बाहों में उठाता हूँ, ब्राइडल स्टाइल में, और मैंशन के अंदर चलता हूँ। मैं हर थोड़ी देर में उसके चेहरे पर नज़र डालता हूँ और उसका बेचैन और डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल दुख से भर जाता है, चाहे वो बेहोश क्यों न हो। एक बाउल में ठंडा पानी और एक कॉटन का कपड़ा ले आओ, मैंने अपने स्टाफ में से एक को हुक्म दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ता हूँ। दरवाज़ा खोलकर मैं बेड की तरफ बढ़ता हूँ। धीरे से उसे बेड पर लिटाता हूँ, कंफर्टर खींचकर उसे ढक देता हूँ। फिर बेड के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता हूँ। उसका बेचैन चेहरा हर थोड़ी देर में इधर-उधर हिल रहा था, जैसे वो अपने बुरे सपनों से लड़ रही हो, अपना दर्द दुनिया से छुपा रही हो। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ, थोड़ा दबाता हूँ, ताकि उसे कुछ तसल्ली और सुरक्षा का एहसास हो, लेकिन मुझे शक है कि उसे कुछ महसूस होता भी है। उसका बेचैन चेहरा थोड़ा शांत हो जाता है और मेरी उंगलियां उसके बालों को हल्का सा सहलाने लगती हैं, जितना हो सके उसे सुकून देने के लिए। कुछ देर बाद एक स्टाफ मेंबर कमरे में आता है और मेरे पास एक ट्रॉली रखकर चला जाता है, जिस पर एक बाउल में ठंडा पानी, 2 कॉटन कपड़े, कुछ कॉटन और एंटीसेप्टिक्स रखे हुए होते हैं। मैं उसे सिर हिलाकर इजाज़त देता हूँ और वो तुरंत कमरे से निकल जाता है।
मेरी नज़र उसके पूरे जिस्म पर दौड़ती है और मैं उसके बाजू पर स्क्रैच मार्क्स और उसकी गर्दन और फोरआर्म पर एक गहरी चोट देखता हूँ। ये देखकर मेरे दिल में गुस्सा और दर्द के इमोशंस भर जाते हैं। इस दुनिया के सब मॉन्स्टर्स में इस फरिश्ते ने ऐसा क्या किया था जो उसे ये सहना पड़ा? वो सच में सबसे पाक रूह है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, और उसे इस हालत में देखना मेरे दिल को खंजर की तरह चीर रहा है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का सामना कैसे करूंगा, जिसने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए मुझ पर भरोसा किया था? अपनी बहन को कैसे समझाऊंगा जब वो मुझसे ये पूछेगी कि जब ये निर्दयता हो रही थी, मैं कहाँ था? अपनी भांजी की आंखों में कैसे देखूंगा जब वो मुझ पर अपनी सुरक्षा के लिए उम्मीद से देखेगी? मैं एक कॉटन का कपड़ा उठाता हूँ और उसे गीला करके उसके हाथ और पैर साफ करता हूँ, फिर एंटीसेप्टिक लगाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल करता हूँ। उसके घावों पर हल्के से हवा फूंकते हुए एंटीसेप्टिक लगाता हूँ ताकि इन्फेक्शन न हो। उसके बाद मैं दूसरा कॉटन कपड़ा गीला करता हूँ और उसका चेहरा और सिर साफ करता हूँ, इस उम्मीद में कि वो जाग जाए और मुझे इस मुसीबत से कुछ राहत मिले। मुझे फिर से उसकी चमकती हुई हरी आंखें देखनी हैं, जो शरारत, मासूमियत और उम्मीद से मुझे देखती थीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये फिर से हो। लेकिन उसका चेहरा और सिर पोंछने के बाद भी वो बेहोशी से बाहर नहीं आई, और मेरे दिल में कोई अजीब सी बेचैनी बढ़ गई है, जैसे कुछ बुरा होने का डर हो। मैं उसकी कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करता हूँ, जो धीरे धीरे चल रही है। मेरी आंखें चौंक गई हैं। मैं तुरंत अपना फ़ोन निकालता हूँ और डॉक्टर को कॉल करने लगता हूँ। मुझे लगा ये नॉर्मल है, इतने बड़े हादसे के बाद बेहोश हो जाना, लेकिन उसकी घट रही पल्स और बेहोशी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही, और मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। कुछ भी जो उसे नुकसान पहुंचा सके, मैं नहीं होने दूंगा। प्लीज जाग जाओ, एंजल। मुझे ऐसे मत डराओ। मैं धीरे से उसे फुसफुसाता हूँ, लगभग बेक करता हूँ कि वो आंखें खोले और मुझे देखे। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो मेरे गले में दर्द होने लगता है। कॉल 2 बार रिंग होती है, फिर डॉक्टर फाइनली फ़ोन उठाता है। मुझे अभी मेंशन पर चाहिए। सर, अभी? रात के लगभग 12 बज रहे हैं। जो भी पैसे चाहिए, तुम्हें मिलेंगे। बस जल्दी आओ, मैंने तहकीद से कहा। ठीक है, सर। मैं आ रहा हूँ। और जल्दी आना, प्लीज़। मैं उससे लगभग बेग करता हूँ क्योंकि अभी मेरी सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, लिया, और मैं कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉल कट जाती है और मैं उसका हाथ दोनों हाथों में लेकर उसके हाथ की पीठ को चूमता हूँ और अपने दिल पर रख लेता हूँ। मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया, एंजल? तुम ये कभी डिजर्व नहीं करती थी। मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, तुम्हें नहीं। बिना किसी एहसास के मेरे होंठों से ये फसाने निकल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद ये उसे बेहोशी से बाहर ले आए, पर सब बेकार जाता है। वो अब भी बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी है। मैं उसका हाथ मजबूती से थामे रखता हूँ और उसके पास ही बैठा रहता हूँ, डॉक्टर का इंतजार करते हुए, जो लगभग 25 मिनट बाद आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और मैं तुरंत उठकर उसके सिर के पास बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। क्या हुआ? वो पूछता है, हमारे पास आते हुए और कुर्सी पर बैठते हुए। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और जितना मुझे पता था, सब कुछ बताता हूँ। वो अपना स्टेथोस्कोप निकालता है और उसका हार्ट बीट सुनता है, और मैं अपने अंदर से दुआ करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। वो एक छोटी टॉर्च निकालता है और अपनी उंगलियों से उसकी आंखें खोलता है, एक आंख में टॉर्च की रोशनी डालने के बाद दूसरी आंख में करता है। उसके बाद वो उसकी पल्स चेक करता है। जब वो फिजिकल चेकअप्स कर लेता है, तब वो एक सिरिंज निकालता है और एक दवा निकालने के बाद सिरिंज में भरता है और धीरे से उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाता है। फिर दवा की बोतल और सिरिंज को बेड के पास रखे डस्टबिन में फेंकता है, अपने सारे मेडिकल उपकरण को वापस बैग में रखकर कुर्सी से उठता है। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, मिस्टर रायचंद। वो बहुत देर तक पैनिक में थी, और कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो उसे अंदर से डरा गए और थका गए। मैंने उसे एक इंजेक्शन दिया है जो रात भर उसे चैन की नींद सोने में मदद करेगा। सुबह तक वो फिर से होश में आ जाएगी, वो समझाता है, और मैं उसकी बात पर सिर हिलाता हूँ, लेकिन मेरी नज़र अब भी सिर्फ मेरी लिया पर ही टिकी रहती है। मैं अब चलता हूँ,
वो कहता है। इसके लिए शुक्रिया, डॉक्टर। स्टाफ आपको मदद कर देगा। वो मुस्कुराता है और कमरे से निकल जाता है। दरवाज़ा बंद होता है और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, उसके सामने। उसकी सांस अब नॉर्मल हो गई है और वो थोड़ा शांत लग रही है। उसका चेहरा फीका पड़ गया है और मैं उसकी चमड़ी पर आंसुओं के निशान देख सकता हूँ। उसकी आंखों के नीचे घनेरे डार्क सर्कल्स हैं, जो ये दिखाते हैं कि उसने जो कुछ भी सहा, उस दौरान वो रोई थी, शायद उससे पहले भी। ये सोचकर कि आज रात से पहले भी मैं उसके आंसुओं का कारण था, मुझे खुद से घिनाती है। मैं कभी उसे दुख नहीं देना चाहता था, कभी नहीं चाहता था कि मैं उस आदमी बनूं जो उसे रुलाए, और फिर भी, आज मैं वही बन गया हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा डर था। शायद उससे दूर रहकर, उसे मेरी बुराइयों और इस दुनिया से बचाने की कोशिश करना, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब वो जाग जाएगी, तो मुझे उसे दूर धकेलना बंद करना पड़ेगा। चाहे मैं उसके जज्बातों का जवाब दे न पाऊं, कई वजहों से कम उसके साथ इससे पेश आ सकता हूँ। उसने ये कभी डिजर्व नहीं किया कि उसे एक डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाए, और आज जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मैं उसे और दुख देने का कोई रिस्क नहीं लेने वाला। मैं एड्रियन को कॉल करूंगा और उसे वापस भेज दूंगा। वही सबसे अच्छा तरीका होगा उसे इस दुनिया से दूर, सुरक्षित रखने का, जब तक मैं आज जो भी बकवास हुआ है उसका सामना करता हूँ। अचानक, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और वो अपना सिर इधर-उधर जोर से हिलाने लगती है, उसकी आंखों के कोने से आंसू टपकने लगते हैं। मैं तुरंत सीधा हो जाता हूँ और उसके हाथ मजबूती से पकड़ लेता हूँ, फिर उसे अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, प्लीज मेरे पास मत आओ, वो रोती है, आंसू उसकी आंखों से बाहर बहते जा रहे हैं। मुझे मत छूना, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। नहीं, मत करो, वो चीखती है और अपनी आंखें खोलती है जैसे ही मैं उसे अपनी बाहों में ले लेता हूँ। उसके हाथ और पैर अनजाने में मेरे आसपास लिपट जाते हैं। सब ठीक है, लिया। मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं उसके बालों और पीठ को धीरे से सहलाता हूँ, उसे तसल्ली देने के लिए। मुझे उससे बचा लो, प्लीज अक्ष। उसकी कांपती हुई आवाज़ मेरी जान को दर्द दे रही है, और मेरे गले में एक जलन सी महसूस होती है, जो दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं उसकी पीठ को थोड़ा तेज सहलाता हूँ। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, बेबी। आराम करो, प्लीज। मैं यहाँ हूँ, उसके कान में धीरे से प्यार भरी बातें बोलता हूँ, इस उम्मीद में कि वो मेरी बात मान ले। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, और वो फिर से बेहोशी में चली जाती है। मैं उसे बिस्तर पर लिटाता हूँ और उसके पास बैठ जाता हूँ, उसके बालों में अपनी उंगलियां धीरे से चलाता हूँ, उसे शांत करने की कोशिश करता हूँ। खुदा जाने उस हरामी ने उसके साथ क्या किया होगा जो उस पर इतना गहरा दाग छोड़ गया है। उसकी मासूमियत उसकी बुरी इरादों से दागदार हो गई है, और अगर, खुदा न करे, वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, तो मुझे खुद नहीं पता मैं इस दुनिया के लिए कितना बवाल मचा दूंगा। वो कमीना सबसे दर्दनाक मौत मरेगा, ये पक्का है। मेरी फीलिंग्स अब पूरी तरह से बिखर गई हैं। मेरे 84 सालों के जीवन में मैंने कभी इतना बेचैन और प्रतिशोधी महसूस नहीं किया। मैंने कभी किसी के लिए इतने गहरे जज्बात नहीं महसूस किए। 5 साल पहले जो जख्म मुझे मिला था, उसका दर्द इस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। उसके आंसू मेरी रूह को चीर कर रहे हैं, जैसे सीधा छुरियां मेरे दिल पर लग रही हों, एक एक परत को चीरता जा रहा हो, जो इस दर्द को और बढ़ा रहा है। उस जैसे मासूम इंसान को इस दिल दुखा देने वाली हादसे का शिकार नहीं होना चाहिए था। कुछ लम्हे बीत जाते हैं, जब अचानक फिर से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और वो अपने हाथ और पैर इधर-उधर बेचैनी से फेंकने लगती है। मैं उसका जिस्म उठाता हूँ और उसे अपनी गोद में रख लेता हूँ, उसे अपने सीने से जोर से लगा लेता हूँ, उसके दोनों पैरों को अपने आसपास लपेटकर, जब वो बेचैनी से सांस लेते हुए रोने लगती है। उसकी हालत देखकर मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर मैं अपने आप को शांत रखता हूँ क्योंकि अगर मैं टूट गया, तो हमें संभालेगा कौन? अक्ष, प्लीज जल्दी आओ। वो मुझे मार देगा। वो मेरे सीने में रोने लगती है और मैं अपनी आंखें दर्द से बंद कर लेता हूँ, उसकी पीठ को धीरे से सहलाता हूँ। मेरी आवाज़ मेरे गले में कहीं अटक गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ज़बरदस्ती बोलने पर मजबूर करता हूँ,
मैं यहाँ हूँ अब, एंजल। उसकी सांसें अचानक फिर से तेज हो जाती हैं और मैं उसका चेहरा अपने सीने से थोड़ा दूर कर उसके गाल अपनी हाथों में थाम लेता हूँ। सांस लो, एंजल। तुम्हें मेरे लिए सांस लेना है, बेबी। प्लीज। मेरी आवाज़ अब बिल्कुल भीख मांगने जैसी हो गई है उसे सांस लेने के लिए, क्योंकि अगर उसने सांस लेना छोड़ दिया तो मेरे फेफड़े भी सांस लेना बंद कर देंगे। उसकी घूंटती हुई रोने की आवाज़ उसके गले से रुक नहीं रही थी, लेकिन अब आखिरकार उसकी आंखें खुल गईं। वो हरी मोटी सी आंखें, आंसुओं से भरी, दर्द से मेरी तरफ देखती हैं। बहुत गहरा दर्द। मैं नहीं कर सकती, वो रोने के बीच धीरे से बोलती है। मुझे अपनी बाहों में ले लो, अक्ष। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी बेचारी सी आवाज़ मेरी जान को मजबूर कर देती है और मैं तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लेता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सांस लेने के लिए। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं उसकी पीठ को धीरे से सहलाता हूँ, इस उम्मीद में कि उसकी सांसें थोड़ी शांत हो जाए, जबकि वो आगे बोलती है, मुझे इस दर्द से निकालो, प्लीज़। मुझे छुओ। उसकी दुखी आवाज़, इतनी बेचैनी और मजबूरी से भरी हुई, धीरे से मेरी कानों तक आती है। बिना वक्त बर्बाद किए मैं उसका चेहरा अपनी हाथों में पकड़ता हूँ और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता हूँ। वो तुरंत लेकिन धीरे से इस छोटी सी इंतहा को अपनाती है। मैं अपनी हरकत को काबू में रखता हूँ, लेकिन अपनी एक हाथ से उसके बालों और पीठ को सहलाता रहता हूँ, जब तक हम चुम्मियाँ करते रहते हैं। खारे आंसू मेरे होंठों पर महसूस होते हैं और मैं उन्हें अपनी जुबान से साफ कर लेता हूँ। चुम्मियाँ तोड़ते हुए मैं अपने होंठ उसके गालों तक ले जाता हूँ, उसके हर एक आंसू के कतरे को अपनी जुबान से साफ करते हुए फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता हूँ। धीरे धीरे मैं उसके हाथ अपने बालों में महसूस करता हूँ, जैसे वो इस चुम्मी को और गहरा कर रही हो, अपने लिए तसल्ली पाने के लिए। मैं उसे नहीं रोकता और उसे जो करना है करने देता हूँ, क्योंकि अभी उसे जो ज़रूरत है, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। जैसी ही उसकी सांसें खत्म होती हैं, हम अपने होंठ अलग करते हैं और अपने माथे को एक दूसरे के साथ लगाते हैं। उसकी दर्द भरी चीखें अब रुक गई हैं, लेकिन आंसू अब भी बह रहे हैं। उसने मुझे धमकाया, अक्ष। उसने अपने घिनौने हाथों से मुझे छुआ। मुझे दाग दे दिया, वो धीरे से बोलती है और मैं उसकी आवाज़ में उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, बेबी। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है। मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। नहीं। मुझे बताने दो। उसने यहाँ छुआ था, वो मेरी हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रख देती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उसके दिल पर जो दाग छोड़ा होगा, उसे महसूस करते हुए। अनजाने में मेरे आंखों के कोने से भी एक आंसू टपक जाता है। मुझे यह पसंद नहीं आया। यह घिनौना था। यह डरावना था, लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। वो रोते हुए बोलती है और मेरे और आंसू बहने लगते हैं। उसके साथ यह सब नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका रोना धीरे हो गया है, लेकिन कभी कभी एक दो घूंटती हुई चीखें उसके मुंह से निकलती हैं जब वो समझाती है। उसने मुझे मारा भी, अक्ष। यहाँ वो मेरी हाथ को अपने पेट पर ले जाती है और एक पल में मेरा दर्द गुस्से में बदल जाता है। मैं उस हरामी को जीते जी जहन्नुम दिखाऊंगा और इतनी हवा उसके अंदर छोड़ूंगा कि वो हर पल इस दर्द को महसूस करे। मुझे माफ़ कर दो, बेबी। मुझे माफ़ कर दो तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, मैं बमुश्किल एक फुसफुसाहट में बोलता हूँ। मुझे पता था कोई मुझे उससे बचाने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे लिए आओगे। आराम करो बेबी, तुम्हें ज़रूरत है। उसने मेरे साथ बुरी नीयत रखी थी। उसका चेहरा अब तक मुझे डरा रहा है, एकाक्ष। उसकी दर्द भरी बातें मेरी रूह को छाती हैं और उसके यह कबूलना मेरे खून को उबाल रहा है। बिना कुछ और कहे मैं उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाता हूँ। मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज़, अक्ष। यह उसकी आखिरी बात थी जो मैंने सुनी उसके बेहोश होने से पहले। लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। इस बार मैं उसके पास लेट जाता हूँ और अपनी बाहों में उसे पकड़कर रखता हूँ। जब मुझे यकीन हो जाता है कि उसकी सांसें ठीक हो गई हैं और वो सो गई है,
तब मैं थोड़ा उठता हूँ और एक ग्लास पानी पीता हूँ। मेरा दिल और मेरे गले का दर्द अब मेरी सहने की सीमा से बाहर हो रहा है। पिछले 5 सालों में मैंने अपने जज्बातों को महसूस करना ही बंद कर दिया था, लेकिन आज दर्द और आंसुओं को रोकना बिल्कुल आसान काम नहीं लग रहा था। शायद मैं उन्हें रोकना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझसे ज्यादा गुजर रही है। मेरा दर्द, मेरे आंसू, मेरा गुस्सा, उसके दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा छूना इंसान को जिंदगी भर के लिए सदमा दे सकता है, और यह तो उसके साथ पूरी नाइंसाफी थी। भगवान जाने कैसे वो अपने आप को संभालेगी। और अगर वो नहीं संभाल पाई, तो मैं हूं उसके टुकड़े संभालने के लिए, उन्हें वापस जोड़ने के लिए। हाँ, एक दाग जरूर छोड़ जाएगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वो दाग सिर्फ और भी खूबसूरत दिखाई दे। मुझे अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी भतीजी और लिया के माँ बाप को जवाब देने से डर लग रहा है जब वो मुझसे मेरे नाकामी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि मैं उस इंसान को बचा नहीं पाया जिसे उन्होंने अपने पूरे दिल से प्यार किया। जिस इंसान ने सबको अपने पूरे दिल से प्यार दिया। आज रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो रात को अपने बुरे सपनों या घबराहट के वजह से जाग जाए, तो मैं यहीं उसके पास हूँ। मैं दीवार पर लगी घड़ी को एक नज़र डालता हूँ और देखता हूँ कि सुबह के 3:55 हो गए हैं। बस कुछ घंटे बाकी हैं, जब मैं उस हरामी को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि वो मौत के लिए भीख मांगेगा, लेकिन मौत उसके पास नहीं आएगी।